नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मुंबई से है। मुंबई में एक जगह है सांता क्रूज, आप सबने नाम सुना होगा। काफ़ी पॉश इलाकों में इसकी गिनती होती है। इसी सांता क्रूज में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका नाम है राज मोरे, वो रहा करता था। राज मोरे की ज़िंदगी में ऐसे तो बहुत सारी तकलीफ़ें थी, लेकिन तमाम तकलीफ़ों को ओवरकम करते हुए राज मोरे ने कम समय में अच्छी कामयाबी हासिल की थी। अच्छा खासा पैसा भी कमाया था और अपने लगन और काम की बदौलत जहाँ पर भी वो जॉब किया करता था, जिस फर्म से वो जुड़ा हुआ था, वहाँ पर भी उसकी छवि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन राज मोरे के साथ दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि जब उसकी उम्र महज 6 महीने की थी, तब उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। तो आप समझिए कि कितनी मुश्किल उसे हुई होगी। उसकी परवरिश में उसकी माँ ने कितनी तकलीफ़ उठाई होगी। लेकिन इतनी तकलीफ़, इतनी मुश्किलों के बावजूद राज मोरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का उसने जो सपना देखा था उसे पूरा किया, एग्ज़ाम में पास हुआ और वो इन दिनों एक बड़े फर्म के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन राज मोरे की दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही थी। अभी जब कोविड का दौर आया था 2019 में, उस समय राज मोरे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तब से लेकर अब तक कैंसर का ट्रीटमेंट भी लगातार किस्तों में चल रहा था और वो कैंसर को भी तकरीबन मात दे चुका था। तो देखा जाए तो चैलेंजेस उसकी लाइफ में बहुत आए, लेकिन वो सारे चैलेंजेस को ओवरकम करता हुआ अभी 32 साल की उम्र में एक कामयाब चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मुंबई में स्टैब्लिश्ड था। पिछले साल हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़की उसे सोशल मीडिया पर मिली। लड़की बेहद खूबसूरत और मॉडर्न किस्म की लड़की। उसने खुद अपनी तरफ से राज मोरे को दोस्ती का पैगाम भेजा। नौजवान लड़का, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पैसे की कोई कमी नहीं, एक लड़की लाइफ में दस्तक दे रही थी। उसने दोस्ती का जो पैगाम था उसे कबूल कर लिया और ये बात सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रही, दोस्ती से आगे बढ़ गई। दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने जुलने लगे। पहले एक दूसरे को समझा और फिर दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी और ये बात बढ़ती रही, लगातार आगे बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते जो है वो रिलेशनशिप तक पहुंच गई। दोनों कई बार अलग अलग होटलों में जाते, वक्त गुजारते और फिर अपने अपने घरों को चले जाते। असल में ये जो लड़की थी वो दूसरे धर्म की थी। उसका नाम है सबा कुरैशी। तो राज मोरे जो है वो इस रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरह से अफर्म नहीं था कि वो अपने घर वालों को क्या कहेगा, क्योंकि अलग अलग धर्म का मामला था। लेकिन इसके बावजूद दोस्ती और प्यार जैसी चीज़ जो है वो धर्म ज़ात ये तो देखती नहीं है। तो इसीलिए राज मोरे को जो है इस रिलेशनशिप को वो लगातार आगे भी बढ़ाता रहा, लेकिन क्लूलेस था कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो साल भर का वक्त तकरीबन गुजर गया। एक दिन अचानक उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। इस फ़ोन करने वाले शख्स ने अपनी जो पहचान है वो बताया कि उसका नाम राहुल परवानी है और राहुल ने ये कहा कि देखो राज, अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम हमें एक बड़ा अमाउंट, कुछ लाख में वो चुकाओ। एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसने लाखों रुपए मांगे। अब राज ने कहा भाई किस बात के पैसे, कहाँ के पैसे, क्यों मैं तुम्हें पैसे दूँ? तो उसने कहा देखो इसलिए क्योंकि ये जो सबा नाम की लड़की से तुम्हारे जो रिलेशन है ना, और सबा के साथ जो तुम अलग अलग जगहों पर जाते रहे हो, तुम्हारे सारे पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। तो राज हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, सबा तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोग रजामंदी से मिलते रहे। तो बोला नहीं, यकीन ना हो तो तुम सबा से पूछ लो। अब राज ने सबा को फ़ोन किया जिसके साथ वो पिछले 1 साल से कोर्टशिप में था। कम से कम उसको ये गलतफहमी थी कि वो सबा के साथ कोर्टशिप में है, लव अफेयर में है। सबा से जैसे ही बात हुई, सबा ने कहा कि देखो यार, ये प्यार व्यार का चक्कर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे और तुम्हारे जो पर्सनल मोमेंट्स हैं, वो तस्वीरें, वो वीडियोज़ राहुल के पास हैं, तो बेटर यही है कि राहुल जो कह रहा है तुम वही करो। अब राज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। उसने थोड़ा वक्त मांगा और कई दिनों तक सोचता रहा, लेकिन ये जो
सबा के साथ का जो शख्स था जिसने पहली बार फ़ोन किया था राज को, जिसका नाम है राहुल परवानी, उस राहुल ने राज को अब कंटिन्यूअसली रुक रुक कर फ़ोन करना शुरू कर दिया और रुपए पैसों की मांग करने लगा। उसको धमकियां देने लगा कि अगर तुमने जल्द से जल्द रुपए नहीं चुकाए तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, और सारी ये तस्वीरें और वीडियोज़ ये सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। इसका नतीजा ये हुआ कि राज मोरे अब जो है मजबूरन वो अपने पैसे जमा पूंजी इन पर लुटाने लगा। राहुल परवानी और सबा कुरैशी, अब तो ये बात साफ हो गई थी कि ये दोनों मिले हुए थे। इन दोनों ने मिलकर राज मोरे से कुल 2,47,00,000 रुपए वसूले। 2,47,00,000। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। और ये अमाउंट जो है राज ने पहले तो अपनी सेविंग से निकाल कर दी, उसके बाद जब सेविंग ख़त्म हो गया तो फिर उसने अपने माँ के जेवर बेचे, गोल्ड बेच दिया। उसके बाद भी पैसे कम पड़ गए, ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहा। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता था और जिसका फ़ंड वो हैंडल करता था, उस एम्प्लॉयर के फ़ंड में से पैसे उसने निकालने शुरू कर दिए चोरी छुपे, और उन पैसों से भी कुछ हिस्सा इनको दिया। राज के पास एक एसयूवी थी, वो आलीशान एसयूवी भी राहुल और सबा कुरैशी ने हथिया ली। तो एक तरह से देखा जाए तो एक एक करके सिर्फ कुछ तस्वीरों और वीडियोज़ से ब्लैकमेलिंग करके राज मोरे से तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए इस जुगल जोड़ी ने, राहुल परवानी और सबा कुरैशी ने, हड़प लिए। और अब राज की हालत ऐसी हो गई थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इतनी मुश्किलें उसने जीवन में देखी थी और बहुत मुश्किल से उसने तिनका तिनका जोड़कर कुछ पैसे कमाए थे। कुछ उसने इन्वेस्ट किए थे पैसे स्टॉक मार्केट में, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई। स्टॉक मार्केट से भी पैसे निकाल कर दिए। तो इस तरह से उसकी जो भी जमा पूंजी थी वो सारी ख़त्म हो गई। अब उसको अपना फ्यूचर जो है वो बड़ा डार्क नज़र आने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। घर में वो अक्सर बहुत परेशान रहता था और इसी परेशानी में उसने 5 जुलाई को, इसी महीने की बात है, वो कर लिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। आप समझदार हैं, क्या किया होगा मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ। और जाते जाते उसने एक नोट अपने घर में छोड़ा और वो इस दुनिया से चला गया। जब उसके साथ हुए इस वाक़ये की, इस हादसे की खबर घर वालों को मिली तो वो बहुत बेचैन हुए। खासकर घर में उनकी 65 साल की बुज़ुर्ग माँ हैं, उन्होंने जब इस सिचुएशन को फेस किया तो आप समझिए कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। आसपास के लोगों की मदद से, नाते रिश्तेदारों की मदद से किसी तरह से वो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कोई जहरीली चीज़ राज के शरीर में पाई गई, मौजूद थी। और इसी के साथ जो नोट पाया गया, उस नोट में ये पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई, राहुल परवानी और सबा कुरैशी वाली, ये पूरी कहानी दर्ज थी। साथ ही ये भी बताया गया कि ये जो पर्सनल वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स है, इसे इन दोनों ने प्लान करके राज को ट्रैप करके अलग अलग होटलों में, अलग अलग जगहों पर शूट किया था। यानी जब भी सबा कुरैशी राज के करीब आती, वो इंटीमेट होते, राहुल परवानी जो है वो पहले से कैमरा वगैरह सेट करके उस जगह पर खुफिया तरीके से तैनात हो जाता, और जब भी ये मोमेंट्स नज़र आते वो उसको अच्छी तरह से शूट कर लेता, क्योंकि यही वो हथियार था जिसके सहारे वो अपने इस शिकार को आने वाले दिनों में ब्लैकमेल करने वाला था। पुलिस ने फाइनली इनको तलाशना शुरू किया और तलाशने के बाद ये पता चला कि ये दोनों ओशिवारा अंधेरी के रहने वाले हैं। फिर इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्त में लिया, गिरफ्तार कर लिया। राहुल परवानी पहले एक एयरलाइन कंपनी में जॉब किया करता था। ये मूल रूप से अजमेर का रहने वाला है, राजस्थान का। 3 साल पहले ये मुंबई आया था। एयरलाइन कंपनी में जॉब पूरी होने के बाद या ख़त्म होने के बाद, या किसी वजह से हो सकता है निकाल दिया गया हो, क्योंकि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है उससे तो यही लग रहा है, वो मॉडलिंग की दुनिया में हाथ आजमा रहा था, किस्मत आजमा रहा था। और ये जो सबा कुरैशी है वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो राहुल और सबा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जोड़ी, इन दोनों ने मिलकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो बहुत संघर्षशील चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसको हनी ट्रैप में फंसाया और हनी ट्रैप में लाने के बाद उससे
करोड़ों रुपए की वसूली कर ली, और जब इसके बावजूद वसूली का सिलसिला बंद नहीं हुआ, तब राज मोरे नाम के उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये दुनिया छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, जो कि निहायत ही गलत फ़ैसला था। उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था और उसे सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए था, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अगर इस मामले में कहीं से भी राज की तस्वीरें या वीडियोस सामने आते तो ऑब्वियसली सामने तो फिर सबा कुरैशी की तस्वीरें और वीडियोस भी आते। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सरेंडर करने और सबमिसिव होने की मेरे हिसाब से राज मोरे को ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे कई मामले मैंने पहले देखे हैं जिसमें इस तरह के हनी ट्रैप के मामलों में जो भी आदमी सताया जा रहा है या जो शिकार बन चुका है, अगर वो पुलिस या कानून के पास जाता है तो फिर पुलिस और कानून जो है वो बहुत स्विफ्टली एक्ट करती है और इस तरह के गुनहगारों को पकड़कर जितने भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोज़ और तस्वीरें होती हैं वो सारी चीज़ें पुलिस एक्वायर कर लेती है। साथ ही पुलिस ये भी चेतावनी देती है कि अगर तुम लोगों ने किसी और को भेज रखा है और अगर कहीं से वो चीज़ लीक हो गई तो फिर तुम्हारे ऊपर और सख्त कार्रवाई होगी और फिर तुम्हारी खैर नहीं। तो इसलिए पुलिस के पास जाना, कानून की मदद लेना सबसे बढ़िया तरीका है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस जो राज मोरे ने किया। अब ये जो आरोपी है, इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है 308(2), 108, 308(3) और 3 ब्रैकेट में 5, ये सारी धाराएं जो है वो किसी आदमी को कंपेल करने, ब्लैकमेल करने, मजबूर करने, ये दुनिया छोड़ने के लिए वो धाराएं हैं। तो सख्त धाराओं के तहत इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये दोनों फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लेकिन ये कहानी अपने आप में इस बात की सीख भी देती है कि अगर आपको रैंडमली कोई भी मिलता है और आप अगर उसके बहुत करीब बहुत जल्द आते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का दौर, आज का ज़माना इतना ख़राब है कि आप किसी पर भी यूँ आँख मूंद कर यकीन नहीं कर सकते। हो सकता है जिसे आप अपना उड भी मान रहे हैं या जिसके साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहा हो या खेल रही हो। ये मामला कुछ वैसा ही है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा वाकया। कोई बहुत मिस्टीरियस स्टोरी तो नहीं है, लेकिन अनडाउटेडली आई ओपनिंग स्टोरी ज़रूर है और बहुत सावधान और सतर्क रहने की चेतावनी देने वाली कहानी है। तो मुझे लगा कि ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज की इस पेशकश को ख़त्म करने से पहले जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं और कुछ लोगों के नाम का भी जिक्र करता हूं। आपको हमने बताया था कि किस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने आज से कई साल पहले एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था जिसमें पुलिस वाले जो है वो अलग अलग भेष बदल कर गुनहगारों का पीछा कर रहे थे। खासकर एक पुलिस वाला जो ऑटो ड्राइवर के ड्रेस में था, भेष में था, उसने बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक किडनैप्ड चाइल्ड को, एक बच्चे को रेस्क्यू किया था, जिसकी बड़ी तारीफ की गई थी। वो सांसें रोक देने वाला जो ऑपरेशन है, अगर आप उसके बारे में सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसे ज़रूर सुन सकते हैं। वो काफ़ी एक ऐसी स्टोरी है जो पुलिस के प्रति अगर आपके मन में ज़रा भी कोई नेगेटिव अप्रोच या नज़रिया है तो शायद वो स्टोरी जो है काफ़ी हद तक उसे कम कर दे। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। हरमन संधू है, इन्होंने ये कहा है द वे यू एक्सप्लेन द स्टोरी इज़ सो नाइस। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। शिव कृष्णा जी के नाम से एक आईडी है और इन्होंने लिखा है कि सैल्यूट टू सच पुलिसमैन्स, रोंगटे खड़े हो गए। इवन आई एम फादर एंड आई कैन अंडरस्टैंड द सिवियरिटी ऑफ द मोमेंट। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी का भी बच्चा कहीं अगवा हो जाए तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चे अगर हैं तो उस रूप में भी समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई हटा दे, किडनैप कर ले तो आप फैमिली से अलग हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी। और अगर आप किसी बच्चे के पिता हैं या मान लीजिए पिता नहीं भी हैं तो कोई जूनियर अगर आपके घर में है, अगर उसके साथ कुछ होता है तो आप पर क्या तकलीफ होगी। अमृत जी के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका, उन्होंने भी थम्स अप भेजा है। इसके अलावा प्रदीप भंबू जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं। सुखबीर खबरा जी ने किया है और खैर इन्होंने कमेंट तो किया है लेकिन कमेंट इनका ऑब्जेक्शनेबल है और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कम से कम अपनी भाषा पर थोड़ा संयम रखें। आप लोगों से मैं अपने आप को दिल से कनेक्टेड महसूस करता हूँ। तो कोई इंसान जब कोई ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज लिखता है ना तो उससे बड़ी तकलीफ सी होती है। तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा इस बारे में मैं और कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। और आप सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप ये मत समझिएगा कि मैं कोई नसीहत दे रहा हूँ या ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। बेशक मैं कैमरे के इस तरह बैठा हूँ और आप उधर सुन रहे हैं, इमोशंस मेरे भी हैं। सुखबीर काबरा जी का तो खैर मैंने जिक्र कर ही दिया और इसके अलावा सचिन शेट्टी
शेट्टीगर, इन्होंने किया है। एस के उमेश इज़ आवर सुपर कॉप, ऑल्सो फादर ऑफ सप्तमी गौड़ा, कर्नाटका एक्ट्रेस। देखिए ये सचिन शेट्टीगर जो हैं, ये इसका मतलब एस के उमेश साहब को जानते हैं, जिनका मैंने प्रीवियस स्टोरी में जिक्र किया था और जो उस स्टोरी के हीरो थे। दिलवर रज़ा जो हैं, ये भी हमारे दर्शक हैं, इन्होंने कमेंट किया, इन्होंने लिखा है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग माय नेम, दिस पर्टिकुलर स्टोरी कम्प्लीटली बिलोंग्स टू द ब्रेव एंड इंटेलिजेंट पुलिस इंस्पेक्टर, सैल्यूट टू आईपीएस ऑफिसर्स। बिल्कुल, आईपीएस ऑफिसर्स का भी जो गाइडेंस है वो पुलिस टीम को होता ही है, तो उनको भी सैल्यूट करना बनता है जो इस तरह के मिशंस को लीड करते हैं। दिलीप मेहर ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। एस बरार, इन्होंने अपने बचपन के बारे में कुछ कहा है। सही कहा है आपने, जब मैं बचपन में अपने स्कूल पर जाते थे तो एक दिन रिक्शा चलाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि साइकिल तो मुझे चलानी आती थी, लेकिन जब मैंने रिक्शा चलाने की कोशिश की तो रिक्शा मुझे एक तरफ खींच कर ले जाने लगा। तभी रिक्शे वाले भाई आ गए और उन्होंने संभाला, नहीं तो मैंने उनका रिक्शा पलट देना था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेसिकली जो 3 व्हीलर्स हैं ना, वो चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि प्रैक्टिस हो जाने पर सब आसान है, लेकिन ये सही है कि 3 व्हीलर्स जो है वो एक तरफ खींचते हैं, मतलब आप जैसा हैंडल पकड़े वो दूसरी तरफ लेकर जाएगा आपको। फिटर के नाम से एक आईडी है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गीता नागर ने भी कमेंट किया है। अक्षय जी हैं, योगा विथ विकास, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। रेवन गायकवाड़ ने भी कमेंट किया है और उन्होंने पुलिस वालों की तारीफ़ की है। और इसके अलावा विकास जाधव साहब हैं और सुमन लता जी का कमेंट है। स्माइलिंग चाऊ चाऊ के नाम से एक आईडी है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आईडी आपने क्रिएट की है। शोभना पाटिल ने कहा है, पुलिस ने गरीब या सादे लोगों के लिए भी इसी जुनून के साथ मामलों में काम किया तो माने। बिल्कुल शोभना जी, मुझे तो नहीं पता आपका कितना मतलब पुलिस वालों से कितना पाला पड़ता है और क्या एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने देखा है कि पुलिस ने गरीबों के लिए भी बड़ी पुलिस मेहनत करती है, काम करती है। और ख़ासकर इस तरह के मामले जहाँ लाइफ थ्रेट और डेथ का इशू हो, वहाँ पर पुलिस वाले जो है वो बहुत शिद्दत से लगते हैं। देखिए, अच्छे बुरे लोग हर पेशे हर धंधे में होते हैं, लेकिन कुछ एक बुरे लोगों की वजह से पूरी कौम को, पूरे जिसे कहते हैं ना, पूरे महकमे पर सवाल खड़ा करना ठीक नहीं है। तो मैंने गरीबों के लिए भी पुलिस वालों को बहुत तकलीफ़ उठाते हुए देखा है। मैंने तो ये भी देखा है, ऐसे भी पुलिस वाले हैं जो गरीब बच्चों को खुद अपने पैसों से पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको स्कूल भेजते हैं। इस तरह के पुलिस वाले भी हैं। तो खैर, ऐसे बहुत केस स्टडीज़ हैं, मैं जानता हूँ। मनीरुल हक अंसारी साहब हैं और इन्होंने एक नायाब किस्म का कॉम्प्लीमेंट किया है। इन्होंने लिखा, यू आर फ्यूचर शम्स ताहिर खान। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मतलब आपका जो भी नज़रिया है, बहुत धन्यवाद आपका। रज्जू विकी के नाम से एक आईडी है, ये रज्जू आदिवासी इन्होंने लिखा है अपना नाम। तो आदिवासी हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो मतलब ट्राइबल जो है वो यहाँ भारतवर्ष के मूल वासी हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका। अशोक जांगलू ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा ईशा काली का कमेंट है और एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम उनका जो आईडी है वो है द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, क्या बात है, इन्होंने भी कमेंट किया है। लीला बाहेती जी का कमेंट है, बहुत स्वागत आपका। और ठाकुर जीत सिंह, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। बिल्कुल, ठाकुर जीत सिंह ने भी वही कमेंट किया है जो कमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। उन्होंने लिखा है कि पगारिया जो पैसे वाला आदमी था उसके लिए तो पुलिस वालों ने बिल्कुल इतनी तकलीफ़ की, लेकिन गरीब, कमज़ोर व लाचार व्यक्ति इन्हीं पुलिस वालों के पास जाता है तो ये पुलिस वाले, उन्होंने फिर गालियाँ भी लिखी है, उसकी कोई बात नहीं सुनते। वास्तव में ये कहानी मार्मिक है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति धनवान है और बच्चा बच गया। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को, मेरे हिसाब से जीत सिंह साहब, जनरलाइज़ करना ठीक नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत देखा है, पुलिस वाले बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा, मैं एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ, कई बार शायद मेरी इन बातों को सुनकर आपको लगता हो कि शायद मेरे परिवार में कोई पुलिस वाला ना हो जिसके प्रति मेरा कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो, तो मैं बार बार पुलिस वालों के हक़ में बोलता हूँ। दूर दूर तक कोई पुलिस वाला मेरे परिवार में नहीं है और पुलिस वालों के साथ मेरे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको राय ही बनानी है तो कितनी खूबसूरत बात है कि आप अच्छी राय बनाएं बजाय बुरी राय के। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।